अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वो मुल्क जिसे कल तक नक्शे से मिटाने की बात हो रही थी, आज हिंदुस्तान उसके साथ ट्रैक टू मुज़ाकरात करने जा रहा है। ट्रैक टू मुज़ाकरात क्या होते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। 12-13 सालों में वर्तमान सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और खुद हमारे प्रधानमंत्री ने, उनके तमाम नेताओं ने जितना रट्टा पाकिस्तान के नाम का लगाया है, शायद उतना रट्टा खुद के नाम का भी नहीं लगाया। कभी पाकिस्तान का डर दिखाते हैं, कभी उसी पाकिस्तान को डराने की बात करते हैं, कभी घर में घुस के मारने की बात करते हैं। और अब ये सब कुछ करने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चालू हो गई है। तो कई सवालों पर बात करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने की, नक्शा बदल देने की, लाहौर में कब्जा कर लेने की बात करते थे, वो आज उसी पाकिस्तान से बातचीत को तैयार क्यों हो गए, बातचीत क्यों करने लगे। देखिए, वो मुल्क जिसे कल तक नक्शे से मिटाने की बात हो रही थी, आज उसके साथ ट्रैक टू मुज़ाकरात की बात हो रही है। इससे ये साबित होता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात नारों से नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ और मुल्की मफादात के तहत फ़ैसले किए जाते हैं और मुज़ाकरात ही हर मसले का वाहिद हल होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकहित इंडिया पर। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताएं कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी किस चिड़िया का नाम है। देखिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर मोटा मोटी देसी भाषा में बोलें तो सरकार से अलग होके जब सिविल सोसाइटी के लोग, दो मुल्कों के बीच जिनके संबंध खराब हो, वो उनके वकील, उनके पत्रकार, वहाँ के एनजीओ के लोग और जो तमाम जैसे डिप्लोमेट्स जो हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, जिनके गुड ऑफिसेस, जिनके मध्यस्थता से संबंधों में सुधार हो, उसको मोटा मोटी अगर आम भाषा में कहें तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में हुकूमत बरह रास्त शामिल नहीं होती। इसमें गैर सरकारी शख्सियात, माहिरीन, दानिशमंद, रिटायर्ड फौजी अफसरान अपना किरदार अदा करते हैं। विशुद्ध परिभाषा राजनीति शास्त्र की मैं बात नहीं करूंगा, एक आम आदमी के समझाने की जब बात करूंगा तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि सरकारें कभी कभी ऐसे लोगों का सहयोग लेती है जब दोनों मुल्कों के बीच संबंध, दो मुल्कों के बीच खराब हो और दोनों मुल्कों के सम्मानित जन अलग अलग क्षेत्र के अगर आपस में बात करें, सरकार से अलग एक विश्वास कायम करने की कोशिश करें, किसी भी तरह की शांति और किसी तरह सद्भावना को ऑफिशियल या रूप देने से पहले जो एक विश्वास बहाली के लिए जो एक माहौल तैयार करना, उनके लिए जमीन तैयार करना और उनके लिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको सामान्य रूप से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है, पिछले 12-13 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनकी जो विचारधारा है, ये लोग पाकिस्तान को बहुत बड़ा दुश्मन दिखाते हैं और छोटी मतलब कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान को निशाना बना देना, हमला कर देंगे, घर में घुस के मार देंगे, ये वो दुनिया भर की बातें, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। इतना सब कुछ बोलने, कहने, करने के बाद अब ये जैसे पहलगाम का हमला हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद भी, एयर स्ट्राइक करने के बाद और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, इतना सब करने के बाद लौट के फिर बातचीत पे आने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये अभी तात्कालिक कारण एकाएक समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपने 2016 में सार्क को खत्म कर दिया। उस समय एक टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ हुआ था और उसके बाद आपने सार्क को ही डिमोलिश कर दिया और भारत की सबसे रणनीतिक भूल ये थी कि सार्क को डिमोलिश कर दिया। वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था और डिमोलिश होने का एकमात्र काउच पाकिस्तान था और वो समझ में नहीं आया कि उतना ही एग्रेसिव आपके प्रति चाइना है, लेकिन चाइना के खिलाफ आपने कभी बोला भी नहीं और चाइना से उससे ज्यादा है। हाँ, पैरेलल जारी रखी आपने डिप्लोमेसी, आपने ट्रेड भी जारी रखा। अब तो लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अभी जो हमारे जो एनएसए और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर से जो बातचीत हुई है, वो उसमें कहा गया है कि अलग अलग फ्रंट पे हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। सीमा विवाद से अलग, सीमा विवाद चल रहा है, उस पर आप बातचीत करते रहिए। उससे अलग हमें एग्रीकल्चर में, उससे अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उससे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो यही बात पाकिस्तान पे नहीं आती है। जब बात होने लगती है पाकिस्तान पे तो नहीं आती है। और जहां तक कश्मीर की बात है, एक ऐसा इशू है जिसपे दोनों देश सहमत नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं भूलते कि कश्मीर में एक थर्ड पार्टी तो चाइना जबरदस्ती बना हुआ है। पीओके के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जब कश्मीर ही इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान को लेकर, तो फिर आप चाइना से ही बात नहीं कीजिए, क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे पार्ट पे चाइना ने घुसपैठ कर रखा है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम सेना के अधिकारियों ने स्वीकारा कि चीन लगातार मदद कर रहा था पाकिस्तान की। तो दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन ही होना चाहिए।
वो एक स्ट्रेटेजिक जो सपोर्ट पाकिस्तान को जो चाइना से मिल रहा था वो लंबे समय से उनको मिल रहा है, उनकी आर्मी को। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो कश्मीर को आपने एक बहुत बड़ा इशू बना रखा है, तो कश्मीर में चाइना इस समय जबरदस्ती तीसरा पार्टी बना हुआ है, क्योंकि पीओके में उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना ने वहां पर रेल लाइन से लेकर सड़कें तक बना दी है, और अगर कल को अगर आप पीओके लेने की कोशिश करेंगे तो चाइना उसमें बीच में आएगा। कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, बल्कि ये एक वसी इलाकाई मसला है। यहाँ पर चीन की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की अहमियत इस खिते में बहुत ज़्यादा है। कश्मीर से मुतल्लिक़ कशीदगी सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहती, बल्कि इसका असर पूरे खिते पर पड़ता है। उसका क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। तो फिर जब चाइना बीच में आ रहा है, तो फिर चाइना से आप उसी मसले पे वो इशू चाइना के लेकर क्यों नहीं आता? जो आपके एरिया में सिर्फ अरुणाचल में नहीं घुस रहा है, वो आपके यहाँ लद्दाख में नहीं घुस रहा है, वो तो जिस कश्मीर पे आपका क्लेम है, जो पाकिस्तान ने अपने को दबा रखा है अपने पास, उसके जब लेने की बात करते हैं तो चाइना तो वहां भी घुसा हुआ है, तो इस पे चुप्पी हो जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, और उसके पीछे एक वोट बैंक भी है। लेकिन उस वोट बैंक से अलग भी कुछ मसले हैं। उस वोट बैंक से अलग मसला ये है कि जो साउथ एशिया में इंडो पाक रिलेशन को ठीक होने में कुछ बड़ी बाधाएं हैं, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी से वो सारी बाधाएं फिर जुड़ जाती है कि ट्रैक टू, इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी सक्सेस कैसे होगा जब ये सारे तमाम बड़े बड़े हर्डल्स हैं। पहला हर्डल्स है आर्मामेंट लॉबी, जो हथियार लॉबी है, दुनिया के बड़े बड़े हथियार विक्रेता हैं, वो भारत पाकिस्तान के भी शांति कभी भी होने नहीं देंगे, क्योंकि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया दुनिया भर के जो वेपन इंडस्ट्री के बहुत बड़ा परचेजर हैं। वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ये जितने भी यूएस बेस हैं, ये सारे जो है यूएस बेस ही नहीं है, ये सारे देश यूएस वेपन्स के परचेजर भी हैं। इसी ढंग से इंडिया पाकिस्तान भी हथियारों के वेपन्स के बहुत बड़ा परचेज करते हैं। देखिए, हम राफेल खरीद रहे हैं, कभी मिग खरीदते थे, मिग श्रेणी के खरीदते थे, आप S-400 खरीद रहे हैं अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए रशिया से, तो आप रशियन वेपन्स के बहुत बड़े परचेजर हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री भी आपके यहाँ इन्वेस्ट करती है और कहती है कि आपके मार्केट को देख रही है कि हमसे भी हथियार खरीदो। सेम पाकिस्तान की स्थिति है। एक तो आर्मामेंट लॉबी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, एक लॉबी उस लॉबी का इंटरेस्ट है जिनके कोस्टल और समुद्री रूट पे बहुत पैसे लगे हुए हैं। वो कभी नहीं चाहता कि इंडो पाक रिलेशन इतना अच्छा हो जाए कि लैंड बॉर्डर भूल जाए, ये दिल्ली से लेके अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक। अगर ये लैंड बॉर्डर बहुत स्मूथ हो गया तो इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो उस लॉबी को होगा जो गुजरात से लेके बॉम्बे से लेके साउथ तक के समुद्र में अपना पैसा लगाए हुए हैं, और उन्हीं के पैसा जो दूसरे कोस्टल एरिया में लगे हुए हैं, जैसे यूएई में जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनका इजराइल में पैसा लगा हुआ है समुद्र के इलाके में। इवन कि ऐसे मसले पे पाकिस्तान के अंदर जो कराची की जो लॉबी है, जो समुद्र के जो ट्रेड रूट की जो लॉबी है, वो भी इंडियन लॉबी को सपोर्ट कर देती है कि ये रूट को स्मूथ नहीं होने दो, जो पंजाब से जो रूट दूसरे पंजाब में जाता है फिर वहां से अफगानिस्तान सीधा चला जाए। यहाँ तजियाकार का कहना है कि कुछ ताकतवर हल्के दिफाई सनत या बड़े तजारती मुफादात और अमन के अमल को मुतासर कर सकते हैं। अभी तक इस बात का कोई अमूमी सबूत नहीं मिला कि कोई एक माफिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकराती अमल को नाकाम बना सकता है। हकीकत ये है, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, सिक्योरिटी, सियासत, एतमाद की कमी जैसे कई अवामल असरअंदाज होते हैं। तो एंटी लैंड रूट लॉबी भी एक है। तो ऐसे में बहुत तरह की लॉबी काम कर रही होती है। उस लॉबी में जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात होती है तो मसला सिर्फ एक कश्मीर का नहीं होता, मसला सिर्फ पानी का नहीं है। पानी एक बहुत बड़ा मसला है इंडो पाक के बीच, ये भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो इंडस का जो वाटर है, इसको लेकर पाकिस्तान का एक अपना एप्रीहेंशन है कि भारत कभी भी पानी को रोक सकता है। तो कश्मीर के साथ साथ वो नदियों का पानी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और ये दोनों इशू हमें सामने नजर आते हैं हमारे भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन वो जो दो लॉबी है वो हम लोगों को नजर नहीं आता कि पीछे से जो एक लॉबी खेल कर रही है, जिनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो सिर्फ नदियों की और कश्मीर की नहीं है, उसके पीछे दो और बड़े मसले हैं। एक तो हथियार लॉबी है, जिसको हथियार बेचना, दलाली कमानी है, मोटा पैसा कमाना है। दूसरा वो लोग हैं जिनकी जहाजें चलती हैं, जो जिनका बंदरगाहों में बहुत पैसा लगा हुआ है, जिनको सी रूट में भारी इन्वेस्टमेंट है, उधर से बहुत भारी इनकम हो रहा है। वो लोग नहीं चाहते जो है ना, उनको आर्थिक नुकसान होगा अगर ये रूट अभी आप दिल्ली से अगर कहीं को अफगानिस्तान अगर कुछ लेके जाना हो तो दिल्ली से आपका जो है
इंडस्ट्रियल जो कोई प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, बॉम्बे जाएगा ना, बॉम्बे से ईरान जाएगा बंदरगाह के रास्ते, फिर ईरान से लैंड रूट से अफगानिस्तान जाएगा। अगर आपको उज्बेकिस्तान भेजना है, कजाकिस्तान भेजना है, तजाकिस्तान भेजना है, सेंट्रल एशिया के देशों से कोई ट्रेड करना है, तो आपके पास लैंड रूट तो पाकिस्तान के थ्रू तो आप ट्रेड नहीं कर सकते ना, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। आपको तो अल्टीमेट तो जाना पड़ेगा वाया दुबई से या ईरान के जो समुद्री रूट है। तो जो वहां पे जो मोटा पैसा लगा हुआ है दोनों इस एरिया के, पूरे साउथ एशिया के और वेस्ट एशिया के बड़े बड़े जो पूंजीपतियों के, कारपोरेट के जो पैसे इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न पे तो नुकसान होगा ना अगर ये लैंड रूट खुलता है तो ये बहुत सारे टकराव है आपस में। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और तिजारत बहाल हो जाए तो बाज़ कारोबारी मफादात मुतासर हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बंदरगाह पर माफिया दोनों ममालिक के मुज़ाकरात को नाकाम बना सकती है। सरकारी सतह पर अभी इसी का कोई सबूत नहीं मिला है। और ये जो है, अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आपने जो लैंड रूट की बात किया, अगर ये लैंड रूट भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हो जाता है तो दोनों देशों को किस तरह के लाभ हो सकते हैं? अभी $2 अरब का भी कारोबार नहीं है दोनों मुल्कों के बीच चलाना। ये कारोबार $30 अरब तक पहुंच जाएगा 2-3 सालों के अंदर। अच्छा। $30 अरब तक पहुंच जाएगा। मेजर इसका बेनिफिट व्हाइट में जो कारोबार होगा, अभी ब्लैक में होता है, स्मगल होकर पाकिस्तान तक इंडिया का माल जाता है, वाया दुबई जाता है, वाया कराची जाता है। सीधा व्हाइट में जब लैंड रूट से जाएगा तो भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो सीधा व्हाइट में आएगा, आपका ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से आपने कुछ ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, आपने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना। अभी पाकिस्तान का जो माल है चाइना वहां के बाजार में छाया हुआ है, चाइनीज माल से उनका बाजार पट्टा हुआ है, आपका माल भी वहां जाएगा। नहीं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते अगर ठीक हो जाए, मान लीजिए कश्मीर वाला मुद्दा चलता भी रहे, वहां लड़ते भी रहे, लेकिन अगर व्यापारिक रिश्ते ठीक हो जाए तो एक साथ भारत चीन को झटका भी दे सकता है, पाकिस्तान को, और खुद को फायदा भी दे सकता है। हाँ देखिए, झटका शब्द का हम इस्तेमाल तो नहीं करें। हमारा संबंध है कि दोनों देशों के बेहतर रिलेशन जब होता है और किसी भी मुल्क का, देखिए यूरोपीय देश कभी लड़ रहे हैं, अब 2 वर्ल्ड वार देखने के बाद यूरोप में कभी सुना कि आपस में जंग हो रहा है? यूरोपीय यूनियन बन गया, कितने मुल्क आपस में इकट्ठा होकर ट्रेड कर रहे हैं, यूरो करेंसी आ गया। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत भी रुपया का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान भी रुपया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कॉमन करेंसी का तो हम नहीं सोच सकते ना, जबकि 1947 से पहले हम लोग एक रहे हैं। बांग्लादेशी टका का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक मतलब कि हमारा माइंड ही उस लेवल पे नहीं आया, हम अभी भी उसी माइंड सेट से चल रहे हैं जो माइंड सेट हम लोगों को ब्रिटिशियर्स या पश्चिमी ताकतों ने दिया था, जो उनके एजेंसियों ने दिया था कि आप लोग इसी माइंड पे चलो, हिंदू मुसलमान करते रहो, आपस में भिड़ते रहो। ये समझना इस देश के हिंदुओं को आएगा ना, ये समझ पाकिस्तान के मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को आएगा, जो किस खेल के शिकार हैं। तो ये जो पूरी की पूरे जो एक जो वो है, उसमें झटका शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए। उसमें ये होगा कि दोनों मुल्कों के संबंध अगर सुधर गए तो दोनों मुल्कों का आम लोगों के हालात में कितने सुधार होगा, उनकी जब इकोनॉमी लोकल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। तो तीसरी बात ये है कि जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात आती है तो इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो देखिए इकोनॉमिक्स, भारत पाकिस्तान के संबंध 1947 से खराब है। 65 में वार हुआ, 71 में वार हुआ, फिर दोनों मुल्क परमाणु संपन्न हो गए। परमाणु संपन्न होने के बाद नौबत आ गई कि ये दोनों मुल्कों ने समझ लिया और दुनिया ने समझ लिया कि फुल टाइम वार दोनों के बीच तो होगा नहीं। तो फुल टाइम वार नहीं होगा तो दोनों क्या करेंगे, दोनों के बीच संबंध अगर ठीक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हथियार लॉबी क्या करेगी, तो फिर हथियार लॉबी दोनों मुल्कों में छिटपुट पटाखा बजवाती है, और पटाखा बजवाने में उधर के भी कुछ जासूस बैठे होते हैं, इधर के भी कुछ जासूस बैठे होते हैं। पटाखा बजता रहे, उनका हथियार बिकता रहे। तो वो जो पटाखा लॉबी जो है, जो वेपन्स, फिर उसके बाद आप देखते होंगे पाकिस्तान ने भी ऑर्डर किया हमें इतना हथियार चाहिए, इंडिया ने भी ऑर्डर किया हमें इतना हथियार चाहिए, फिर अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आने लगती है। अच्छा, बड़े बड़े हथियार खरीदे जाएंगे, अरबों रुपए खर्च होंगे, तो मोटा हमें ये हथियार की जरूरत है, इसके बिना तो ऐसा हो जाएगा, उसके बिना तो ऐसा हो जाएगा, उसके बिना ऐसा हो जाएगा। वार कोई फुल टाइम वार अब नहीं होना, क्योंकि दोनों के पास सबसे बड़ा हथियार मौजूद है। तजियाकार की ये राय है कि हथियार बनाने वाली कंपनियां या बंदरगाहों से वाबस्ता कारोबारी गिरोह दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात को मुनज़्ज़म तौर पर नाकाम बना रहे हैं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर सबसे ज़्यादा असर सियासी फ़ैसलों, सिक्योरिटी ख़दशात, कश्मीर, दहशत गर्दी के इल्ज़ामात,
पानी के तनाज़ात और बाहमी एतमाद की कमी जैसे अवामल शामिल हैं। आखिर में बात यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है, जिस पर जोर देने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।